बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन अस्सलाम वालेकुम रिएक्शन वीडियो के नजरीन देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है, खालिद बिन वलीद कौन था और वो कैसे जंग लड़ता था और कहाँ पैदा हुआ, इस वीडियो में आज देखते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात कि आज 1400 साल बाद भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने स्पाइस जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये स्पाइस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया। और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोज, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे। और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दी। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दी। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहां से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती हैं, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी। और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाया, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार
जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था, लेकिन आज के बाद यहां सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहां की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते थे, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते थे। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को यह टेंशन भी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट के बिल्कुल भी आदी नहीं है। इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स हैं और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम में उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज
इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्समैन घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल के जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था, लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग ओहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और इसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। अगर अच्छी लगी तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।